तो चलिए, आज एग्जाम हुआ था 10th क्लास का सेंटर एग्जाम हुआ था, जिसमें साइंस के प्रश्न आए थे और सभी प्रश्न का हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, आपको समझाएंगे। सभी प्रश्न को आपको समझना है ताकि आपको हमेशा एग्जाम में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आता है और जो पूछा गया क्वेश्चन वो भी रिपीट होता है। हम सीखेंगे तो हम आराम से आसानी पूर्वक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, आज एग्जाम हुआ था, सेम पैटर्न था, 80 क्वेश्चन आया था, जिसमें से कि 50 प्रश्न का हल करना था। तो चलिए हम देखते जाएंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में आपको सारा प्रश्न क्या कर देंगे, बता देंगे, ताकि आप आसानी से सब प्रश्न को समझ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बराबर। देखिए आता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो ये देखिए, पहले बार दिया काल्पनिक तथा सीधा होता है। देखिए, कुछ समस्या होती है, क्योंकि जब हम प्रश्न लाते हैं तो किसी न किसी बच्चे का एग्जाम दिया हुआ ही प्रश्न लाते हैं, तो बच्चा कुछ कुछ टिक मार देता है, या कहीं सही कहीं गलत, उसे टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको सारा बताया जाएगा। तो कभी पूछा जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और कैसा होता है जी, सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या लिखा गया बताया जाएगा। मुख्य अक्ष में के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से क्या कर देता है, परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस दूरी से गुजरती है। तो कहां से गुजरती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, पहले स्टिक मारा गया, फोकस से गुजरेगा, बाद में कुछ नहीं मारा, लेकिन शुरुआत में कुछ कुछ मारा, सही है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पता चलेगा। ये पूछा गया, निम्नलिखित में किसमें अपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होगा। पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। परावर्तन में पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, अपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये किसका नियम है जी, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, टिक मार दिया तो दोनों में अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार कि द फोकस लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम रहता है, एक बार हिंदी रहता है, एक बार इंग्लिश रहता है, जिसमें बच्चा समझ सके। अरे देखिए, ईद बनाया नहीं था, छोड़ दिया था। शोर, ठीक है, बनाया। शोर कुकर में, जानते हैं शोर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो शोर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ध्यान देना है, शोर कुकर में क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह एक साथ आके पूरा हीट कर देता है एक जगह रोशनी को, जिससे खाना क्या होता है, जल्दी से गर्म होकर बन जाता है। तो याद रहेगा, शोर कुकर में, घर में जो शोर कुकर होता है एक बनाया जाता है, डायरेक्ट सूर्य का प्रयोग करके खाना बनाया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। देखिए, ये सब क्वेश्चन दिया गया, यहाँ देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए, यहां देखिए लिखा गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां प्रतिबिंब बनेगा, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है क्या, 2f बराबर पढ़े होंगे। r बराबर क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है, r बराबर क्या होता है, 2f। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये दिया गया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी हो जाती है, तो वो दिया गया। तो अब 2f हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जब, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, वह अभिलंब से दूर मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, परावर्तन होता है। तो क्या होगा, अभिलंब के ओर मुड़ता है। जब, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश वायु से जब कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। देखिए, ये क्वेश्चन 12 बताया है। दर्पण सूत्र पढ़े होंगे 10th में, नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन नोट्स से सेम टू सेम हूबहू आया है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर पढ़े ना, 1/u प्लस 1/v कहिए, या पहले b डालिए प्लस 1/u कीजिए, कोई दिक्कत, एक ही का होता है। तो अवतल दर्पण का क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस क्या दिया, 1/u।
इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u 1/v प्लस 1/u। देखिए सब नोट्स में मेरा पूछा गया, जो बच्चे पढ़े हैं जानते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए प्रकाश गमन करती है सर्वाधिक मात्रा में, कहां गमन करती है, निर्वात में। कितना चाल होता है इसका जानते होंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही पूछता है ध्वनि, क्या पूछ देता है, ध्वनि निर्वात में गमन करती है, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि का चाल निर्वात में नहीं होता, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। तो पूछ रहा प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होगा, निर्वात में। कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, 10th में भी 12th में भी आ जाता है। देखिए अपवर्तनांक का इकाई है, अपवर्तनांक का इकाई इनमें से दिया कोई नहीं। अपवर्तनांक का इकाई एक अनुपात होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, एक अनुपात होता है, इसीलिए इसका इकाई होता ही नहीं है, इसीलिए इसका इकाई कुछ नहीं होगा, इसका इकाई नहीं होता। अपवर्तनांक क्या होता है, एक अनुपात होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, एक अनुपात, इसीलिए बोला जाता है अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता। इसमें दिया मीटर बाय सेकेंड नहीं होगा, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर भी नहीं होगा, डायप्टर भी नहीं होगा, इसका कोई इकाई होता नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक का क्या होता है, अनुपात होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, स्नेल का नियम। याद रखिएगा भाई, सही है। अब प्रकाश का अपवर्तन किसका नियम का पालन करता है, स्नेल का नियम का पालन करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा कर, ये देखिए बराबर होता है दूरदृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक भी बता देंगे, दूरदृष्टि दोष सारा नोट्स में मेरा सवाल है एकदम। हम आपको एक बार शेयर कर देंगे नोट्स, ताकि आपको पता चलेगा एकदम जबरदस्त ढंग से कि नोट से कितना सवाल आता है। दूरदृष्टि दोष किससे ठीक क्या होता है जी, याद रखिएगा, उत्तर लेंस। हम एक ट्रिक बता देंगे आपको, याद रहेगा। यहाँ देखिए दूर होता है, एगो होता है क्या, निकट। दुए दोष होता है, एगो दूर दोष होता है, एगो निकट। लेंस क्या होता है, एगो अवतल होता है, एगो क्या होता है, उत्तल। यही दुगो होता है। कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो टेंशन नहीं लेना। देखिए दूर में कम वर्ड है, इसीलिए इसका कम वर्ड वाला होता है। निकट में ज्यादा वर्ड वाला है, इसीलिए इसका क्या होता है, ज्यादा वाला। तो कभी कंफ्यूजन हो जाना, दूर में उत्तल होगा अवतल होगा, हमेशा क्या बोलना, उत्तल। निकट में ज्यादा वर्ड, इसीलिए उत्तल होगा अवतल होगा तो अवतल। इसमें क्या दिया है, दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। कैसे ठीक करेंगे, उत्तल लेंस से। ये टेक्निक याद रखेगा ना तो बहुत आराम से बन जाता है। हमसे कंफ्यूजन होता था, इसी से याद रखते थे। चलिए फिर देखिए, ध्यान दें, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं को पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता। पढ़े होंगे सामंजन क्षमता, इसी को क्या दिया गया, समायोजन शक्ति। सामंजन क्षमता को क्या दिया गया, समायोजन शक्ति। तो निकट दृष्टि दोष को पूछेगा दूर किससे करेंगे, तो बता दीजिएगा, निकट को किससे करेंगे, अवतल दर्पण से, और दूर को किससे कर देंगे, उत्तल दर्पण से। देखिए कितना अच्छा है, इससे आप सीखिएगा, रिवीजन भी होता है दोनों तरह का। चलिए यार नेक्स्ट में देखिए, देखिए कितना अच्छा है, नोट्स में है, आप सब जानते होंगे। समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना, जल्दी बोलिए आंसर देखिए, इसका कितना है, 25 सेंटीमीटर। इस सारा नोट्स में इसका सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आकाश का रंग, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी होती है, नीला रंग। देखते हो आकाश नीला दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या घटना कारण होता है, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरण किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग, आसमान का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। पूछेगा कोई कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखता है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश के परिकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट में देखिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक क्वेश्चन था, हर बार पूछता है, कंपटीशन में पूछेगा खूब, कि प्रकाश का कौन सा रंग का सबसे कम परिकिरण होता है। देखिए सबसे कम परिकिरण होता है लाल रंग का, कम मतलब वायुमंडल में कम छिटकता है, मतलब बहुत दूर में रहेगा लाल रंग फिर भी दिखाई देता है, कम परिकिरण, उसका डिवाइडेड कम होता है, इसीलिए कहा जाता है सबसे कम परिकिरण किसका होता है, लाल रंग का। इसीलिए इसका निशान किसमें दिया जाता है जी, खतरों में। देखते हो कभी कभी ऐसा मुंडा बना देता है, ऐसे ऐसे दे देगा, और दे देगा ऐसा, इसका रंग कैसा बना देगा, लाल बना देगा। तो खतरा का रंग कैसा होता है जी, लाल रंग होता है। तो सबसे कम परिकिरण किसका, लाल रंग का, और सबसे ज्यादा परिकिरण किसका, बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा परिकिरण किसका होगा, पूछेगा ज्यादा किसका होगा, तो किसका बोलेंगे, बैगनी का। सबसे कम किसका होगा, तो लाल लाल का। इंद्रधनुष देखे हैं जी, इंद्रधनुष देखे होंगे आप सब। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है जी, आए देखिए हरा दिया, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या हो जाएगा, हरा। याद रखिएगा, इसी तरह डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा ना,
तो जबरदस्त तरीका से हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से बताएंगे ना तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम सोचते हैं कम समय में बच्चे को ज्यादा हम प्रश्न बता सकें। फिर हम कुछ दिन में ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ 10 क्वेश्चन का बेहतरीन ढंग से डिस्कशन के साथ आंसर दिया गया होगा। चलिए फिर देखेंगे तारों का टिमटिमाना। जानते होंगे तारे जी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडल के अपवर्तन कारण। परिकिरण मार दिया, गलती मार दिया। वायुमंडल का क्या हो जाएगा? अपवर्तन का। तारे का टिमटिमाना किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब में आता है, इंटरव्यू में आ जाता है जी। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है जी? डायप्टर में। संकेत जानते होंगे डी दिया जाता है। लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है? डायप्टर में। है देखिए बहुत अच्छा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखिए लगाया, ठीक, एम्पियर। दोनों में लगा दिया, तो ओम में लगा दिया, एम्पियर में लगा दिया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट में देखिए है, देखिए किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? बताइए जी, किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो ए मीटर। अब बोलेगा सर जी तो थोड़ा भूल जाते हैं, आपके घर में देखते होंगे मीटर लगा होगा। धारा को, विद्युत को जो बिजली बिल आता है तो क्या लगाया जाएगा उसके लिए? मीटर। इसको हम सब नाम, पूरा नाम है ए मीटर, लेकिन हम सब शॉर्ट में बोलते हैं क्या लगा? मीटर। तो विद्युत धारा कैसे मापा जाता है? ए मीटर से। हम सब घर में क्या बोलते हैं? मीटर। याद रहेगा, कभी ना भूलेगा ना। तो विद्युत धारा किससे मापा जाएगा? मीटर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो मीटर का पूरा नाम क्या है? ए मीटर। लेकिन हम सब घर में क्या बोलते हैं? देखिए मीटर पे चल रहा है विद्युत धारा, वही नापते हैं। तो विद्युत धारा का मापने के लिए क्या किया, किसका प्रयोग किया जाता है? ए मीटर। तो कभी नहीं भूलिएगा, हमको नहीं लगता है कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो बोल दीजिएगा ए मीटर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पढ़े होंगे आप, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अभी बता दिए थे, एम्पियर वाला अलग था। चलिए नेक्स्ट में देखिए है, देखिए किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तांबा का। तांबा का प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। यही सब कंपटीशन में पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम देने जाता है यही सब पूछता है, हल्का हल्का क्वेश्चन। लेकिन बहुत बच्चा हल्का भी नहीं आता। तो बड़ी बातें करना अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी सीखना बहुत बड़ी बात है। बड़ा हुआ नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा हुआ होता है जो छोटी छोटी बातों को समझता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट एकदम, खूब आता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन, बार बार रिपीट होगा। है देखिए फ्यूज। फ्यूज कैसा जोड़ा जाता है जी? फ्यूज जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कैसा जोड़ा जाता है? घर में देखो फ्यूज लगा रहता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। है देखिए R1 बटा R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ा जाता है। कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो फ्यूज किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। है देखिए अब आ गया विद्युत शक्ति का सूत्र। देखिए विद्युत शक्ति V बाय I और VI, इसलिए दिया गया इसी और इसमें, इसलिए मारा गया इसमें दोनों। तो दोनों है, VI भी है और V बाय I भी है। किसका सूत्र है जी? विद्युत शक्ति का सूत्र है। देखिए आ गया विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। इसमें लिखा है क्या? विद्युत शक्ति का क्या है? वाट। ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का क्या है? वाट। 5 वाट का बॉल देखते हैं ना, वाट लिखाते हैं, घर में देखते हैं बॉल लगाते हैं, बोले के वाट का दीजिए? 50 वाट का दीजिए, 5 वाट का दीजिए, 10 वाट का दीजिए, 20 वाट का दीजिए, सब बोलते हैं ना। तो शक्ति मापते हैं। किसका मापते हैं? विद्युत की शक्ति को मापते हैं। तो विद्युत की शक्ति किसे मापते हैं जी? ध्यान दीजिएगा, विद्युत की शक्ति किससे मापते हैं? तो वाट। नहीं तो पंखा भी रहता है 60 वाट, मोटर रहेगा तो 200 वाट का, 50 वाट का, 1000 आयरन सब रहता है 1000 वाट का। घर में जो लगा रहता है, नहीं जिसमें खाना बनाते हैं वो लगा रहता है, कितना वो 1500 2000 वाट का होता है, तो ज्यादा बिजली खींचता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी इकाई क्या है? देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारी इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। देखिए आपको एक सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजा आ जाएगा, सीखिएगा इसको। जैसे कभी कभी सोचते हैं हमारे घर में कितना बिजली हुआ, बिजली को काउंट किया जाता है जबरदस्त तरीका से। हम बता देंगे कितना वाट किलो, नहीं बोलते हैं कि हमरा जी 1 यूनिट बिजली आया, कितना आया? कोई बोलता है हमरा जी अभी देखिए नीतीश कुमार जी दिए फ्री, कितना यूनिट फ्री दिए? 125 यूनिट। तो कैसे पता चलेंगे हमारा घर में कितना यूनिट बिजली आ रहा है? तो कुछ नहीं करना है, अभी बताए
बॉल का किसी भी चीज की मापते हैं कौन, शक्ति मापते हैं वाट से। तो आपका घर में जो है ना लगा होगा, क्या लगा होगा, घर में लगा होगा, बॉल लगा होगा, पंखा लगा होगा, इन्वर्टर लगा होगा, कुछ भी मतलब आपका उसमें होता है, पंखा, बल्ब, फ्रिज, मोटर, कुछ भी लगा है। तो क्या करना है, कैसे नापना है उसको, कितना यूनिट बिजली खराब हुआ। जैसे मान के चलिए 100 वाट का बॉल है, 100 लिख देंगे। के गो बॉल है, 2 गो, तो 2 गो गुना कर देंगे। के घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है, 10 से गुना कर देंगे। अब पंखा भी मान के चलिए है, तो इसमें जोड़ देंगे, के गो पंखा है, 2 गो पंखा है। ऊपर वाला है तो 70-75 वाट का रहता है, अच्छा। के घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है, तो सबको जोड़ दीजिएगा और नीचे में किससे भाग दे दीजिएगा जी, 1000 से भाग दे दीजिएगा। अब जोड़ के बता दे कितना यूनिट है, देखिए तुरंत बता देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 100 गुना करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। अब 75 गुना कितना हो गया, 150, और 150 उधर गुना करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 1500। इसमें किससे भाग देना जी, 1000 से। तो टोटल कितना बताइए, तो 3500 नहीं हो गया। इसमें भाग दे देंगे कितना, 1000 से। तो 1000 में भागने में कुछ नहीं करना, 3 अंक के बाद डिसमल डाल देना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 3.5। तो यही आपका यूनिट हुआ। कितना आएगा बिजली बिल, 3.5 यूनिट। तो आराम से चेक कर सकते हैं ना, जे गो रहेगा बोल, जितना घंटा चलेगा उससे गुना कर देंगे, लास्ट में किससे भाग दे देंगे, 1000 से। हमारा पता चल जाएगा कि कितना यूनिट बिजली बिल हमारा घर में आया। एक दिन का निकाल लेंगे, फिर 10 दिन का निकाल लेंगे। तो निकालने में सीखे हैं, आप प्रयास कीजिएगा अपना घर का यूनिट निकाल सके। तो कैसे निकालना, एक बार पुनः बॉल को चेक कर लेंगे। एक बॉल है, 1 लिख देंगे। कितना वाट का बॉल है, 9 वाट का, 9 लिख देंगे। कितना घंटा चलता है वो लिख देंगे, खेल खत्म। फिर जोड़ देंगे, पंखा है तो पंखा, टीवी है तो टीवी, जितना वाट का है, जितना घंटा चलता है, जेगो है, और सबको जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 1000 से। जो निकलेगा उतना ही मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। यूनिट निकालने सीखे। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा, इसलिए उसमें 1000 से भाग देते हैं। किसी का भी निकाल देंगे आराम से, है देखिए आ गया। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है जी, 3.6 गुना 10⁶ जूल। याद रखिएगा, पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁶ जूल। चलिए आगे देखते हैं, पुनः देखते हैं। देखिए आ गया, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है। देखिए समांतर है, श्रेणी क्रम बताते, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर में क्या होता है, इसी का ऊपर में दे दीजिए 1। तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है क्या है, देखिए कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन जानते हैं ना, ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जिसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसको कौन सा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो कागज को एक बार जला दीजिएगा, फिर दोबारा तो प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए कागज का जलना कैसा परिवर्तन होगा, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई पूछेगा लोहे में जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये सब सीख जाइएगा आराम से, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में छोड़ के सब्जेक्टिव में भी आता है, पूछता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो कहेंगे जिस अभिक्रिया में उष्मा का, जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या लेके आए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। बहुत बार पूछा जाता है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब दिया है चूना पत्थर का हो गया CaCO3, फिर दिया है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है, नीला होता है। देखिएगा पूछा जाता है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है, नीला होता है। थोड़ा थोड़ा ये सब चैप्टर का है, याद रखिएगा। अरे देखिए क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड बनाता है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से विक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट में देखिए, अरे देखिए हल्का है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हो गया, 2HCl। ये रासायनिक संतुलन समीकरण भी होता है, संतुलन समीकरण बताया गया बच्चे सभी को, सब बना लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है, H2 प्लस Cl2। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, है देखिए ऐसा क्या हो जा रहा, कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देता है, तो कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया बना देता है, तो CO2। CO2 जानते हैं जी क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2 क्या कहता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। O2 क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन। चलिए, तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट में देखिए, तांबा जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तांबा हवा के संपर्क में आने से क्या होता है जी, हरा आवरण का निर्माण करता है। तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या करता है, हरा आवरण का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, HNO3। सब नोट्स में मेरा है सब सवाल। देखिए निम्नलिखित में कौन क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, क्षार क्या होगा, NaOH। गलती लगा दिया, HCl क्या होता है, अम्ल होता है, HCl क्या होता है, अम्ल होता है। पढ़े होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहा जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें पूछा क्षार, तो क्षार क्या हो जाएगा, NaOH। तो क्षार का इसमें क्या हो जाएगा, NaOH। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए आपका क्वेश्चन भी था, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या है, साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। देखिए अच्छा क्वेश्चन आया, सब क्वेश्चन मिलता है एकदम, सबको काम आता है, इसीलिए बोला जाता है ना। देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन है, लिटमस है। लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ध्यान देना है। लिटमस को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखना है, अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है, अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है, देखिए लाल होता है। अम्ल में लिटमस का रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, तुरंत खत्म हो जाएगा। एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग किया जाता है, एंटासिड में MgOH2 क्षार का उपयोग होता है, MgOH2 क्षार का उपयोग होता है। किसमें क्या होता है जी, एंटासिड में। देखिए यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जाम में कहे देखिए क्वेश्चन कितना बार बार आता है, कभी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा नहीं पूछ देता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है। देखिए ये होता है पीएच स्केल, ऐसा स्केल बना होता है, बीच में रहता है 7, यहां से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर रहेगा 8 9 10। आगे वाला क्या रहता है, अम्ल, बीच में रहता है उदासीन, इधर वाला क्या रहता है। बच्चा सोचता जानते क्या कि एक वाला जो है कम अम्ल है, 2 वाला ज्यादा अम्ल है, 3 वाला ज्यादा होगा उससे, 4 वाला और ज्यादा होगा, 5 वाला और ज्यादा होगा, 6 वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता, 6 वाला कम होता है। तो बोलेगा 6 ज्यादा अम्लीय है कि 1 ज्यादा अम्लीय है, तो 1 ज्यादा अम्लीय, 6 कम होता है, इधर घटते जाता है। 7 आएगा तो उदासीन हो जाएगा, फिर इसमें उसी टाइप होता है। तो समझे, तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7। याद रखिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7। बेकिंग सोडा जानते हैं, खाने वाला सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। जानते बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडिया। क्या रासायनिक सूत्र है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में क्या आता है, तो मिश्र धातु बनाने में किसका उपयोग क्या आता है, ऑक्सीजन का। किसका उपयोग क्या आता है, जानते हैं फॉर्मूला क्या आता है ऑक्सीजन का, O2। O2 का उपयोग क्या होता है, मिश्र धातु बनाने में, जलने में भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सहयोग होता है। चलिए घंटी जानते हैं ना, आपके स्कूल में घंटी बजाया जाता होगा, अब बजाया जाता है नहीं, पहले हम सब स्कूल में घंटी बजाया जाता था, हम सब देखते थे किसका घंटी बनता था जी, कांसा का बनता था। अभी भी देखते हैं, कभी किसी का मतलब कोई किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वो रहता है लटका घंटी, घंटी मारते जाता है। तो किसका बना होता है, कांसा। या मंदिर में जाइएगा तो बजाया जाता है, कैसा घंटी बना होता है, कांसा का। घंटी में किसका उपयोग किया जाता है,
कासा का। लोहा का तो होगा ही नहीं, शीशा तो कहीं लगेगा टूट जाएगा, जिंक भी नहीं होगा, तो किसका होगा? कासा होगा। है देखिए, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलेगा। अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए ये क्या है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। तो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद कौन सा गैस निकलेगा? याद रखिएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, H2। याद रहेगा, धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस प्राप्त होगा? ये जो है हाइड्रोजन, H2। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना जानते होंगे ना, गहना जेवर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोना का उपयोग किया जाता है। सोना किससे अभिक्रिया नहीं करता है? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता, हवा से भी अभिक्रिया नहीं करता। इसीलिए हमेशा अच्छा गहना में किसका प्रयोग किया जाता है? सोना का उपयोग अच्छा गहना में किया जाता है। जब भी अच्छा गहना बनाएगा, कोई भी सोचेगा चांदी अच्छा गहना होता है, सोना, तो क्या बोलता है? सोना, क्योंकि सोना जल्दी काला भी नहीं होता, सोना जल्दी लाल भी नहीं होता है। तो याद रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है जिसपे, निम्नलिखित में कौन सी धातु होती है जिसपे जल का अभिक्रिया नहीं होता? इसमें जले का पूछा सोना हो जाएगा, अगर हवा का ही पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तो जल हवा सबका जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, किससे कौन अभिक्रिया नहीं करता है? सोना। चलिए ध्यान दीजिएगा, गोल्ड है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। और धातु होती है, कैसा होता है धातु? आप देखेंगे वो धातु क्या होता है? आघातवन धातु। धातु होता है आघातवन, ध्वनिक और तन्य होता है। लेकिन पूछा क्या है? वो धातु कैसा होता है? वो धातु कैसा होता है? भंगुर होता है। वो धातु कैसा होता है? भंगुर होता है। वो धातु कैसा होता है? भंगुर होता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, देखिए 52 आ गया, थोड़ा सा और है। निम्नलिखित में कौन धातु समान ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो पारा का नाम सुने होंगे ना, यही धातु है, लेकिन कैसा पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था, मतलब पानी वाला अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड टाइप का। तो धातु कौन है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, क्या बोलिएगा? पारा बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब नहीं, अब जो है ना टिक ने मारा, 50 के तक ही मारा था। लोहे को गैल्वेनाइट करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहे को गैल्वेनाइट करने के लिए किसका उपयोग है? देखिए ऑप्शन दिया है, तांबा, जिंक, चांदी और सीसा। याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाएगा? जिंक का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, खत्म होने वाला है और 5 मिनट लगेगा। निम्नलिखित में सबसे मुलायम धातु कौन होता है? जानते हैं? सबसे मुलायम धातु सोडियम होता है। कहा जाता है सोडियम को शीशा, सोडियम को जो चाकू से भी क्या कर दिया जाता है? काटा जाता है। तो सोडियम को किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जाता है। इसीलिए इसको कैसा धातु कहा जाता है? मुलायम धातु कहा जाता है। तो कौन सा मुलायम धातु होता है? सोडियम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन, देखिए निम्नलिखित में कौन एक जीवन प्रक्रिया है? जीवन प्रक्रिया देखिए, वृद्धि करना, प्रजनन करना, श्वसन करना, सभी एक सजीवों की लक्षण है। नहीं पढ़े तो? सजीवों के लक्षण, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि करना, जीवों की प्रक्रिया, इनमें से ये क्या है? सभी हो जाएगा। वृद्धि करना भी हो जाएगा, प्रजनन करना भी हो जाएगा, शोषण करना भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है देखिए कितना अच्छा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है अवायवीय शोषण। क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, क्या नेक्स्ट में देखिए, कोशिका का किस भाग में शोषण होता है? जानते हैं? कोशिका के किस भाग में शोषण होता है? जानते, पढ़ाए हम। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? शोषण होता है। केंद्रक होता है, राइबोसोम तो होगा नहीं, साइटोप्लाज्मा भी नहीं होगा। तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिका का शोषण होता है। देखिए कितना अच्छा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो पचता है तो किसके रूप में बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, केटो बचा, 20 को बचा, तुरंत बना देंगे। कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? देखिए पीत रस का स्राव कौन करता है जी? यकृत। यकृत किसका स्राव करता है जी? पीत रस का स्राव करता है। यकृत किसका स्राव करता है? पीत रस का। पूछेगा कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है, तो क्या बोलेंगे? यकृत बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर बोला पाचन नली में कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? बताइए, पाचन नली में जल को अवशोषित करने वाला भाग कौन सा होता है? बड़ी आंत होता है। कौन होगा? बड़ी आंत, छोटी आंत नहीं होगा। बड़ी आंत क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा,
देखिए वृक्क, वृक्क किसका इकाई है? वृक्क इकाई है नेफ्रॉन का। पढ़े होंगे न्यूरॉन, नेफ्रॉन, दिया ग्लोमेरुलस और क्या दिया ग्लोमेरुलस। तो किसका इकाई होता है? नेफ्रॉन का होता है। वृक्क किसका इकाई होता है? नेफ्रॉन का। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, थोड़ा सा बचा और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताइए। किसका तंत्रिका तंत्र? न्यूरॉन का। तंत्रिका तंत्र किसका इकाई होता है? न्यूरॉन का होता है, मस्तिष्क में होता है तंत्रिका तंत्र। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसका इकाई है? न्यूरॉन का। इसीलिए मस्तिष्क को लेकर न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दिमाग जो देखता है ना उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। देखिए मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन की स्थिति, संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहा जाता है? संतुलन का उत्तर क्या था? सेरिब्रम कहा जाता है, सेरिब्रम कहा जाता है उसको। अनुमस्तिष्क भी नाम इसका, क्या नाम है इसका? अनुमस्तिष्क का नाम है इसको, और इंग्लिश में क्या कहता है? सेरिबेलम। तो याद रहेगा जो भाग संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है उसका क्या नाम था? सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट में देखिए, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। ऑब्जेक्टिव में दिया है रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? याद रखिएगा मेरुरज्जु। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आया देखिए फेमस है, बराबर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। लरो और भागो हार्मोन नाम है। लरो और भागो हार्मोन किसका नाम है? एड्रेनालिन को। एड्रेनालिन को कौन हार्मोन कहा था? लरो और भागो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा? जानते हैं मास्टर ग्रंथि, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसको कहता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को कैसा ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए, आप देखे होंगे सूर्यमुखी देखे होंगे ना, सूर्यमुखी का पौधा देखे होंगे। सूर्य की ओर क्या होता है? सूर्यमुखी का पौधा किसके ओर झुक जाता है? सूर्य की ओर झुक जाता है। कितना नंबर बता रहे थे? देखते हैं, थोड़ा सा बचा था। सूर्यमुखी का पौधा सूर्य की ओर झुक जाता है। ये आ गया पाचन नली, वृक्क, नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क संतुलन करने वाला रिफ्लेक्स हो गया। चलिए किस हार्मोन का लरो कहा जाता है? अंतःस्रावी माध्यिका। देखिए सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी जो होता है वह सूर्य की ओर झुकता है, क्या कहलाता है वो बताइए? सूर्यमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहता है? प्रकाशानुवर्तन। देखिएगा जब भी सूर्यमुखी का पौधा होगा, जिधर सूरज रहेगा ना उधर झुका रहेगा, इधर सूरज होगा इधर झुका रहेगा, इधर चल जाएगा सूरज तो इधर झुक जाएगा पौधा। तो वो क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। याद रखिएगा सूर्यमुखी का पौधा सूरज की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? तो प्रकाशानुवर्तन के कारण, गुरुत्वाकर्षण रासायनिक जलानुवर्तन ने बात किसका होगा? प्रकाशानुवर्तन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछिएगा ना, बहुत लोग नहीं बता पाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, और 10 को बचा है। निम्नलिखित में कौन जनन को अलैंगिक विधि है? अलैंगिक विधि, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बताए थे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जीवों के द्वारा कौन सा जनन किया जाता है? लैंगिक जनन। अब पेड़ पौधे के द्वारा कौन सा जनन किया जाता है? अलैंगिक जनन। तो यहाँ क्या पूछा है? अलैंगिक जनन कौन है? मुकुलन, विसेचन, संभोग, परागण। बताइए क्या हो जाएगा? मुकुलन। मुकुलन कैसा है जनन? अलैंगिक जनन। ये सब क्या है? लैंगिक जनन है। चलिए खत्म हो गया, अलैंगिक जनन बताए थे। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा हाइड्रा का जनन होता है? हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है? याद रखिएगा मुकुलन द्वारा। कोई बताया था मुकुलन, ऊपर में था ना, तो मुकुलन हाइड्रा किसके द्वारा जनन करता है? मुकुलन द्वारा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, थोड़ा सा बचा है। बायोफाइलम के वनस्पति जनन में पौधे में कौन सा भाग का प्रयोग होता है? जड़ का, फूल का, तना का और पत्ता का। किसका प्रयोग होता है जी? पत्ता का प्रयोग होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बचा है, खत्म होने वाला लास्ट है। देखिए ये पढ़े होंगे बहुत है। निम्नलिखित में कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है? फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर। फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। मानव पुरुषों में वृषण का कार्य कौन करता है? मूत्र उत्सर्जन, अंडाणु बनाना, शुक्राणु बनाना और क्या होता है? पाचन। तो कौन सा करता है काम? शुक्राणु बनाना। मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है? मूत्र उत्सर्जन, अंडाणु बनाना, पाचन करना, शुक्राणु बनाना। तो क्या बोलिएगा? शुक्राणु बनाना क्या है? वृषण का कार्य है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है जी? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनिपथ में, अंडवाय नली में। तो याद रखिएगा कौन नली में होता है? अंडवाय नली में। बायोलॉजी का क्वेश्चन है जिसे बीच में आप सबको बताया गया था।
पढ़ा भी गया था। चलिए 4 गो बचा और है, देखिए कितना अच्छा बताए भी थे। एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, बताए थे बार बार, कितना होता है जी, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। केट हो जाएगा 46 गो। स्थिति में क्या ऐसे बोलेगा 23 जोड़ा और नंबर में कितना हो जाएगा 46 गो। तो गुणसूत्रों की संख्या कितना, तो क्या बोलेंगे, अब 23 गो नहीं बोलेंगे, 23 जोड़ा रहता तब बोलते। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा 46। ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बताते है। देखिए क्वेश्चन है पूछा होता, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। बच्चा का जन्म होता है, या महिला हो या कभी बोलता है बेटा हुआ या बेटी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो पुरुष का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, अर्थात पिता का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, माता का गुणसूत्र जिम्मेदार नहीं होता। पिता में XY गुणसूत्र रहता है, माता में क्या रहता है XX गुणसूत्र होता है। अगर इसका X गुणसूत्र आया तो क्या हो गया XX, XX हो गया तो क्या जन्म होगा पुत्री। इसका आया X, यहां से आया क्या गुणसूत्र Y, तो XY हो गया तो क्या होगा बेटा। तो कौन निर्माण करने में जायक होता है, पिता। लेकिन गांव समाज में एक भ्रम है, महिला का ही दोष है, क्योंकि बच्ची का बेटी का जन्म हुआ तो महिला को जिम्मेदार बनाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा क्या होगा जी, पिता होगा। याद रहेगा ना, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा जरूरी गुणसूत्र होता है, मतलब लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी होता है, तो क्या बोल देंगे पिता होता है। पिता में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो क्या बोल देंगे माता में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, यही होता है। चलिए आगे देख लेते, तुरंत बताया गया था ये सब आप सबको है। देखिए गुणसूत्र किससे बने होते हैं, बताइए गुणसूत्र बने होते हैं किससे, डीएनए और प्रोटीन से। पूछा जाता है जी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, लास्ट है, 2 बचा हुआ। निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशोषी अंग है, बताइए कौन अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग होता है एपेडिक्स। एपेडिक्स क्या अंग है, अवशोषी अंग है मानव का। नेक्स्ट में देखिए केटो हो गया जी, अब 2 बचा है मात्र। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, मानव विकास कहां से शुरू हुआ था, तो 50 बार बताए। मानव की उत्पत्ति कहां से हुई थी, हम बताते अफ्रीका से। अफ्रीका में ही सबसे पहले मानव आया था। और सभ्य मानव की उत्पत्ति कहां हुआ था, सभ्य मतलब संस्कारी मानव कहां आया था जी, भारत में जन्म लिया था जी, भारत में जन्म लिया था। कहां लिया था, भारत में। कहां लिया था, भारत में। किस नदी किनारे जी, सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे हुआ था। यहीं पे कृषि बना। इसी का सबसे पहली सभ्य सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना था। सबसे पहला सभ्य सभ्यता कौन सभ्यता होता है, सिंधु सभ्यता। देखिए इतना सेशन समाप्त हो गया। सब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा बहुत फायदा, रिवीजन होता है इससे। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में, ITI में है, अगर कोई एग्जाम देगा उसमें बहुत काम आता है। इसी तरह आपको फिर अलग जो एग्जाम होता है तो हमेशा उसका प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, जिसमें कमी होता है उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए। कितना बच्चा रहता है चोरी करके ले जाता है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। तुमको कोई वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला। एग्जाम में हमेशा ईमानदारी से लिखना चाहिए। जितना कम लिख पाइएगा ना, उतना दिल में धड़कन तेज होगा कि लगता है सर बहुत कम लिखे, सर विषय तो सही हुआ था। घर में आइएगा तो मन से पढ़िएगा। और यहाँ जाता है बचवा 50 जो है ना रंगा देता है, सही क्वेश्चन देख के, गाइड देख के, मोबाइल देख के, वो अंदर में खुश रहता है सर हम तो आज मार दिए पूरा सही सही। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा बाबू, आप एग्जाम में दीजिएगा तब क्या होगा। ठीक है एग्जाम में पास भी कर गए तो फिर कंपटीशन में दीजिएगा बिहार पुलिस में, तब क्या होगा। तो टैलेंट का ही गुणगान है। और ठीक है नौकरियों कर लीजिएगा बिहार पुलिस में, आर्मी बन गए डुप्लीकेट डिग्री से, फिर वहां भी तो कष्ट है। ओरिजिनल आदमी बनिए, हमेशा प्रयास कीजिए। 12th फेल एक मूवी आया था, उसमें यही कहा था। जब आया था उसको सिखाने के लिए तो सब बच्चा चोरी कर रहा था, सब बच्चा चोरी धर धर लिख रहा था। आया वहां का DSP था, बोला चोरी कर रहा सब, तो उसको समझाया तुम क्या चोरी कर रहा जी, यहाँ सर सब चोरी करके पास होता है, जिसको तुम तो चोरी मत करो, तुम बड़ा चोरी नहीं करवाया। उस बार सब फेल हो गया था, समझ गया। तो अगला बार गया एग्जाम देने के लिए, फिर अगला सब्जेक्ट में एग्जाम देने गया तो सब चोरी करने लगा, अभी चोरी नहीं किया। तो रिजल्ट आया, क्या कर गया, फेल कर गया। फेल कर गया, वहां तो गांव में चोरी करने का नियम था, ये नहीं चोरी किया तो क्या हो गया, फेल किया। तो अगला वर्ष और मेहनत करेंगे, इस बार पढ़ेंगे, अब पढ़ के खूब मेहनत किया तब पास किया अगला बार। और जब मेहनत में पास किया तो आगे गया, तो आगे भी एग्जाम में पास किया और ऐसे करके UPSC तक क्रैक कर लिया।
अगर वहां चोरी करता तो यूपीएससी क्रैक कर पाता। इसीलिए चोरी करना गलत है, कहीं भी चोरी करने से फलता। बोर्ड एग्जाम में कहीं अगर सफलता मिल जाए ना, फिर भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं नॉलेज का महत्व होता है, इसीलिए कृपया पढ़िए। सभी बच्चे रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्टिव पढ़िए अच्छा से, एग्जाम का तैयारी कीजिए, बहुत कम समय है। बहुत बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी सोचिए अगर आप रिजल्ट नहीं करते हैं, आप अच्छा नंबर से पास नहीं करते हैं, तो आपके माता पिता को सर झुकाना पड़ता है। किसके वजह से? सिर्फ आपके वजह से। इसमें आपका माता पिता का क्या गलती है? आपको माता पिता ने स्कूल में एडमिशन करवाया, पढ़ने लिखने के लिए पैसा दिया, सारा कुछ दिया, और जब आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा ना, वही माता पिता कहीं जाएगा, 10 गो आदमी के बीच खड़ा रहेगा और कोई तीसरा आदमी पूछेगा कि आपका बचवा कौन डिवीजन किया, तो उसका माता पिता अक्सर झुक जाएगा और बोलेगा इस बार पास नहीं। तो बताइए किसके वजह से आपके माता पिता को तकलीफ हो रहा है? आपकी वजह से। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिए, उसको टेंशन में मत डालिए। आपको समय अभी भी 3 महीना बचा है, एकदम मस्त पढ़िए, एकदम आपका रिजल्ट बेहतर होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सही बच्चे से मेहनत कीजिए। और एक बात जो कहा जाता है, पढ़ो कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। हम एक चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेरा नोट्स है, और उसका रिवीजन करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा सब क्वेश्चन उसी से आया था। इसमें साइंस में बहुत मेरा नोट्स आया था क्वेश्चन, हम कभी आपको रिवीजन करवा देंगे, तब देखिएगा। तो आपको जैसा लगा, आप अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, दूसरे को दिखाइएगा, ताकि सब कोई इस चैनल पे सीख सकते हैं। धन्यवाद।